गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बिजनेस लॉ जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये पढ़ रहे थे, इसके बारे में। ठीक है, आज हम इसमें टॉपिक करेंगे स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका स्कोप क्या है। ठीक है, यानी इसका जो कानून का क्षेत्र है, स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अनुबंधों के कानून का क्षेत्र ये क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, ताकि आपको जो स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ईजिली समझ में आ जाए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, हम कुछ केस करेंगे, उस केस को पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, अगर आप उन केसेस को पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में एक फर्स्ट ये अजम्पशंस यानी ये हो जाएगी उसकी कि आप डिफाइन कर सके कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ केसेस करते हैं हम। एक टेबल चार्ट बना लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, सिंपल वे में समझना है। ठीक है, हम केस लेते हैं। ठीक है, कि ए और बी नाम के दो फ्रेंड्स थे। फर्स्ट जो हमारा इसमें केस है वो है कि एक ए नाम का पर्सन था और एक बी नाम का पर्सन था। जैसे आपके भी दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी दो दोस्त थे आपस में। तो जो ए व्यक्ति था, ए पर्सन था, वो बी को इनवाइट करता है कि भाई तू मेरे घर पे चाय पे आ जा। बी पर्सन वाला उसका एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है भाई चाय के साथ साथ भाई एक पिज़्ज़ा भी होना चाहिए, समोसे भी होने चाहिए। ठीक है, और बाद में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए। तो ए एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है भाई तुम्हारी ये फरमाइशें मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, यानी जो ए है, ए पर्सन है, ठीक है, ये बी पर्सन को ऑफर देता है। ऑफर कौन देता है? ए। और एक्सेप्ट कौन करता है? बी। किस चीज का ऑफर दे रहे हैं? चाय पे बुलाने का। ठीक है, यहां तक ही केस हुआ। पर ए ने अब सारी तैयारी कर ली। ए ने बी को ऑफर दे दिया था। ठीक है, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। अब ए ने जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया था उस दिन अपनी सारी तैयारी कर ली, समोसे ले आया, पिज़्ज़ा ले आया। ठीक है, कि भाई हाँ मेरा दोस्त आएगा। अब बी किसी कारणवश वहाँ पे नहीं आ पाता है और ए ने जो इसके समोसे वगैरह पे खर्च कर दिया 500 रुपये, 500 से ज़्यादा 1000 रुपये खर्च हो गए उसको। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेके आया, तब बी आया नहीं। तो क्या इस सिचुएशन में ए बी के खिलाफ केस दायर करेगा? यही तो होता है कि जैसे जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये था मेरा फर्स्ट केस। ठीक है, कि ए जो दोस्त था बी का और बी ने आया ही नहीं और उसने खर्च करके वो बैठा है, उसका इंतजार कर रहा है। अब ए को गुस्सा आ गया। अब इस गुस्से में क्या वो उसके खिलाफ केस दायर करेगा। सिचुएशन फर्स्ट हुई आपकी। अब हम सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा केस है
इसमें एक बेचारा हस्बैंड था। अब आप बोलोगे बेचारा क्यों बोल रहे हैं? कि हस्बैंड जो था उसने अपनी वाइफ को एक प्रॉमिस किया। उसका हस्बैंड एक दिन बहुत खुश था तो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गोल्ड नेकलेस लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा? गोल्ड नेकलेस। खुश था, उसने वादा कर दिया कि भाई आज शाम को तो मैं तुम्हारे लिए गोल्ड नेकलेस लेके आऊँगा। पत्नी भी खुश, अच्छा अच्छा खाना बनाए पति के लिए। ठीक है, पति शाम को बेचारा थका हारा है, भूल गया कि पत्नी को वादा करके आया था। यानी पति ने क्या दिया था, इसको भी ऑफर दिया था ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँगा, गले का सोने का हार लेके आऊँगा। वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप ले आना, पर हस्बैंड भूल गया, पति भूल गया कि शाम को पत्नी के लिए गोल्ड नेकलेस लेके आना है। तो क्या इस सिचुएशन में पत्नी पति के खिलाफ केस दायर कर देगी कि तुम नेकलेस नहीं लेके आए? ये केस भी चले, बाद में बात करेंगे। अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में दो पर्सन हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, दो पर्सन्स हैं एक्स एंड वाई। अब एक्स है वो अपनी कार बेचना चाहता है और वाई उस कार को खरीदना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ये कार बेचना चाहता है, ये खरीदना चाहता है। एक्स बोलता है कि भाई मैं तो अपनी कार 1 लाख में बेचूंगा, और वाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्स क्या ऑफर देता है कि भाई मैं कार है ना बेच दूंगा, कितने रुपए में? 1 लाख रुपीस में। और वाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर सिचुएशन ये होती है कि एक्स यानी जिस डेट को ये बोलते हैं, एक्स अपनी कार देने के लिए तैयार हो जाता है, उनमें एग्रीमेंट तो हो गया। ठीक है, कि मैं अपनी कार बेचूंगा 1 लाख रुपए में। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, पर किसी कारणवश वाई कार नहीं खरीद पाता, या ये सिचुएशन हो जाती है कि वाई तो खरीदना चाहता है पर एक्स अब बेचना नहीं चाहता कि मैं नहीं बेचूंगा अपनी कार। ठीक है, तो क्या इस सिचुएशन में वाई एक्स के खिलाफ केस दायर कर सकता है? इसको भी हम छोड़ देंगे केस को, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ठीक है, इसमें एक नमाजी था। ठीक है, नमाजी क्या होता है? जो 5 वक्त नमाज करता है। ठीक है, और एक मौलाना साहब थे। ठीक है, मौलाना और एक नमाजी। ठीक है, एक नमाजी था और एक मौलाना साहब था, 2 पर्सन थे ये। ठीक है, अब जिस मस्जिद में ये नमाजी नमाज करता था 5 वक्त, उस मस्जिद की एक दीवार टूटी हुई थी, और उस दीवार को रिपेयर करने के लिए, रिपेयरिंग द वॉल, ये नमाजी मौलाना साहब को बोलता है कि मौलाना साहब ये दीवार टूटी हुई है। एक दिन बोल दिया ठीक है। अब नमाजी आए 5 दिन, दिन में 5 बार आए। एक दिन बोला, दूसरे दिन भी जब दिन में 5 बार आए तब भी बोले फिर कि मौलाना साहब आपने दीवार सही नहीं कराई। अब मौलाना साहब तो इससे दुखी हो गए नमाजी से कि भाई तो देखता रहिए बोलता है। तो मौलाना साहब ने बोला कि आप ही क्यों नहीं पैसे दे देते
आप ही इस रिपेयरिंग के क्यों नहीं पैसे दे देते? तो नमाजी बोलता है कि ठीक है, इसके रिपेयरिंग के मैं आपको पैसे दे दूँगा, इसके रिपेयरिंग के आप 100 रुपये ले जाना। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, कि मैं रिपेयरिंग कराने के लिए 100 रुपये आपको दे दूँगा, मेरे घर पे आ जाना, ये ऐसे बोल देता है नमाजी। अब मौलाना साहब यानी नमाजी ने क्या दिया, ऑफर क्या दिया कि मैं 100 रुपये दे दूँगा आपको, और मौलाना साहब ने क्या किया, वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पर जो मौलाना साहब है वो अब गए नमाजी के घर, नमाजी के घर गए रुपए मांगने के लिए कि भई मैं इस दीवार को सही करा दूँगा। नमाजी के घर जाते ही दरवाज़ा खोला, नमाजी ने बोला आप कौन? अब मौलाना साहब कहे भाई ये तो आए दिन मुझे परेशान करता था और अब पूछ रहे हैं आप कौन? तो क्या इस सिचुएशन में नमाजी बोलता है कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो क्या इस सिचुएशन में मौलाना जो साहब है इसके खिलाफ केस दायर कर सकता है? अब हम इन सिचुएशंस को पढ़ेंगे इस केसेस को करने के बाद। ठीक है, तो एक तरफ से ऑफर हुआ है, एक तरफ एक्सेप्टेंस हुई है। ठीक है, और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, प्रस्ताव होता है, यानी पहले प्रस्ताव दिया जाता है, ऑफर का मतलब है प्रस्ताव, एक्सेप्ट का मतलब है सहमति। ठीक है, जब एक बार प्रस्ताव दे रहे हो आप किसी चीज़ का और फिर उसके ऊपर सहमति होती है तो इससे बनता है एग्रीमेंट। ठीक है, या इसको प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। प्रॉमिस और एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है, बट मेनली अब हम इसको जो प्रॉमिस और एग्रीमेंट है उसको सेम ही मान रहे हैं। ठीक है, यानी जब ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस क्या बनता है, एग्रीमेंट। यानी जब दो पार्टी, एक जो ऑफर देता है दूसरा उसका एक्सेप्ट करता है, यानी जो प्रस्ताव दे रहा है और जवाब में स्वीकृति दे रहा है। ठीक है, यानी एक प्रस्ताव देने वाला है, एक स्वीकृति देने वाला है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं ठहराव। ठीक है, यानी जब दो दोस्त, एक दोस्त दूसरे को चाय पर बुला रहा है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कह रही हूँ, मैं एग्रीमेंट बोल रही हूँ, ध्यान देना आप। ठीक है, क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसको ठहराव बोलते हैं। ठीक है, जब आप किसी दोस्त को अपने चाय पे बुला रहे हो तो आपके बीच में कैसा है, सोशल रिलेशन से संबंधित है, तो आपने कैसा एग्रीमेंट किया, तो जब ए ने बी को चाय पे बुलाया, अपने दोस्त को बुलाया, उसने ऑफर दी, उसने एक्सेप्टेंस की, तो इनके बीच में कैसा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट बोल रही हूँ बच्चे, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रही हूँ, ठहराव। तो ये हुआ सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, कैसा हुआ ये एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट। एक पति पत्नी को नेकलेस लाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा एग्रीमेंट हुआ, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घरेलू। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट सामाजिक ठहराव, डोमेस्टिक एग्रीमेंट घरेलू ठहराव। अब एक्स एक पर्सन है, वाई को अपनी कार सेल कर रहा है, तो ये कैसा ठहराव आपको दिख रहा है। ठीक है,
बिजनेस एग्रीमेंट हो सकता है, कमर्शियल एग्रीमेंट हम बोल सकते हैं, है ना, कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ, सामाजिक तो हो नहीं सकता, अपनी कार सेल कर रहा है वो, तो इस एग्रीमेंट को बोलेंगे हम कमर्शियल एग्रीमेंट। व्यावसायिक ठहराव। अब नमाजी और मौलाना साहब के केस में कैसा ठहराव है कि नमाजी ने ऑफर दी थी 100 रुपये देने की मौलाना साहब के, तो कमर्शियल तो है नहीं, कैसा ठहराव है, सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक। डोमेस्टिक ये घर का नहीं है मेंबर, डोमेस्टिक नहीं है, सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक ठहराव। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कैसे कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, एग्रीमेंट्स बोल रही हूँ। एग्रीमेंट्स किससे मिलता है, किससे बनता है? ऑफर, जब आप किसी चीज़ की प्रस्ताव करते हैं, कोई उसको स्वीकृत कर लेता है, एक्सेप्टेंस कर लेता है, तब बनता है एग्रीमेंट। अब इसमें नेक्स्ट जो है एक वर्ड आता है कंसाइडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न। कंसाइडरेशन यानी प्रतिफल जिसको बोलते हैं। कंसाइडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। आप देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अब इन केसों में देखेंगे कि जो दो व्यक्ति जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें किसी को प्रतिफल मिल रहा है। प्रतिफल मतलब किसको क्या मिल रहा है उसके बदले में, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न यानी जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट करने वाले पार्टीज को। अब देखिए ए और बी पर्सन में, ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, चाय पे बुला लिया, तो क्या ए को कुछ मिल रहा है? भाई बी को तो पार्टी मिल रही है, उसका तो देखा जाए, बट पार्टी के बदले में ए को कुछ मिल रहा है क्या? कंसाइडरेशन मतलब अगर वो पार्टी उसको दे रहा है तो इसको कुछ मिल रहा है क्या? उसके बदले में कुछ रुपए मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। सोशल एग्रीमेंट कंसाइडरेशन नहीं है। नेक्स्ट, हस्बैंड और वाइफ के केस में कि जब वाइफ को तो नेकलेस मिल रहा है, वो तो खुश है, उसको नेकलेस मिल रहा है, पर क्या हस्बैंड को कुछ मिल रहा है? हस्बैंड को कुछ इसके बदले में मिल रहा है, प्रतिफल के रूप में कुछ मिल रहा है, कुछ रुपए मॉनेटरी टर्म्स में। यहाँ हम देखेंगे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ मिलना चाहिए आपको, कंसाइडरेशन, प्रतिफल, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ को भी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट जो एक्स एंड वाई है, जो अपनी कार बेच रहा है, इनके बीच में कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ है। अब वाई को तो क्या मिल रही है इस केस में? कार मिल रही है, और एक्स को क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपीज़, है ना। तो कंसाइडरेशन है इस केस में? जी हाँ, इस केस में कंसाइडरेशन है, कुछ मिल रहा है। सेम केस में नमाजी एंड मौलाना में, नमाजी एंड मौलाना केस में क्या है कि जो ऑफर है, मौलाना साहब ने जो एक्सेप्टेंस लिए, दे दी, ऑफर दे दिया, अब मौलाना साहब के लिए तो दीवार रिपेयर हो जाएगी, पर नमाजी को क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा। कंसाइडरेशन कुछ भी नहीं मिल रही इनको, ठीक है। ओनली इस केस में ही कंसाइडरेशन मतलब प्रतिफल मिल रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें समझने के लिए
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी जो वैधानिक संबंध है स्थापित करने की इच्छा, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ ही चलेंगे, इसलिए मैं हिंदी में भी करा रही हूँ आपको, इंग्लिश में भी इसको वैसे ही समझा रही हूँ। ठीक है, कि जैसे अब ए बी के बीच में सोशल एग्रीमेंट हुआ था, प्रतिफल कुछ नहीं था, तो क्या अब ए बी के खिलाफ केस दायर कर सकता है? जो मैंने जब भी आपको बोला था, ये मैंने चाय पे बुलाया तुम आए नहीं, तो क्या मैं आपके खिलाफ केस दायर कर सकती हूँ? जी नहीं। हम उसके लीगल रिलेशनशिप का मतलब है कि हम उसके खिलाफ कुछ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। लीगल मतलब केस दायर कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी पुलिस को बुला सकते हैं क्या कि आप मेरी पार्टी में, मैंने आपको इनवाइट किया था, आप नहीं आए? जी नहीं। हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हम नहीं कर सकते। क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ केस दायर कर सकती है, पुलिस को बुला सकती है कि नेकलेस नहीं लेके आए? जी नहीं। अब वाई क्या एक्स के खिलाफ केस दायर कर सकता है कि मैंने, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था और इसने, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं पर अभी ये नहीं दे रहा है। अब उनके बीच में इस चीज का एग्रीमेंट हो चुका है और वाई क्या है, एक्स अब अपनी जो कार है वो सेल नहीं कर रहा है, तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ। बड़े बड़े बिजनेस में जो हम क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उस एग्रीमेंट्स के बेस पे क्या होता है कि जैसे बिजनेस में या तो हम मटेरियल्स लेके आ रहे हैं या मशीन्स लेके आ रहे हैं, सबसे पहले तो एग्रीमेंट्स ही होते हैं उनके, और फिर अगर वो लास्ट टाइम पे मना कर दे कि नहीं हम नहीं दे रहे, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन रुक जाएगा। क्या उत्पादन हो सकेगा? जी नहीं, नहीं हो सकेगा, सारे काम रुक जाएंगे। तो उस केस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उस केस में जो पार्टी है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट पूरा नहीं होता तो लीगल रिलेशनशिप उनके बीच में एस्टेब्लिश होती है। यानी वो लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर वो अपना जो वादा है वो पूरा नहीं करते तो कानून की सहायता ली जा सकती है, वो होता है एक्सटेंड टू लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्या अगर वाई एक्स के खिलाफ केस दायर कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है कि उसने कार देने से मना किया है और कंसाइडरेशन वो 1 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, तो इस ऑफर में एक लीगल रिलेशन बन सकता है। फोर्थ जो लास्ट केस है हमारा नमाजी का, मौलाना साहब का, क्या इसमें लीगल रिलेशनशिप हो सकती है? जी नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट है। जो मौलाना साहब है वो नमाजी के खिलाफ कुछ केस दायर नहीं कर सकता, उसने मना कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो खुद रिपेयर करा लेंगे दीवार को। ठीक है, तो ये भी हम उसके खिलाफ कोई केस दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक फॉर्म है, इससे आपको समझ में आया कि कौन से सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट किसको बोलेंगे, सोशल एग्रीमेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के लिए कंसाइडरेशन भी होता है और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी जो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी एक वैधानिक संबंध स्थापित, यानी एग्रीमेंट तो होता है दो पार्टी के बीच में, बट उस एग्रीमेंट के साथ साथ कंसाइडरेशन भी होता है, यानी प्रतिफल में भी आपको कुछ मिलना चाहिए। उसके साथ एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी एक वैधानिक संबंध भी स्थापित होना चाहिए। तभी ये जो ऊपर के जो चारों ये तीनों फॉर्म है ना, ये मिलकर बनाती है कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें मिलेगी तब जाके
कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा उसको, ठीक है। यानी जो आप कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध करोगे वो तभी वैलिड होगा, ठीक है, तभी मान्य होगा जब इसमें 3 एलिमिनेट ये हो। तो इस केस से आपको समझ में आया कि कैसे कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं, किन एग्रीमेंट्स को हम सोशल एग्रीमेंट्स मानेंगे, डोमेस्टिक एग्रीमेंट किसको मानेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के ये एग्रीमेंट्स हमने पढ़े, ठीक है। अब हम इसका स्कोप देखते हैं, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका स्कोप क्या है। ये चीज़ें आपको समझ में आई और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। मैंने सिर्फ रफली आपको ये बताया है इसके बारे में, अगर राइट डाउन करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, ताकि आपका एक बेस बन जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट यानी जो हम अब शुरू करेंगे चैप्टर, उसमें आपको ये पॉइंट समझ में आने चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। बिजनेस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें केस हैं, आप इजी उसको याद कर सकते हैं, समझेंगे तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्स्टली जब हम देखते हैं तो कहेंगे क्या बुक में क्या लिखा हुआ है, पर धीरे धीरे हमें अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, आप अपने नोट्स बनाते रहिए, बुक आप ले आइए अपनी, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बताया था उसको पॉइंट आउट कर लेना, उसको लिख लेना। उसके बाद जो नेचर्स मैंने कराया है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराई है, उन नेचर्स को आप अच्छे से पहले राइट डाउन कर लीजिए, बुक्स में आपका दिया हुआ है, और एक एक नेचर का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम स्कोप पे चलते हैं। स्कोप है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी क्या है स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंधों के कानून का क्षेत्र क्या है, कौन कौन से क्षेत्र को इसमें हम इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट्स को, कौन कौन सी ऑब्लिगेशन को, दायित्व को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। यानी द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन वेरी एप्टली डिस्क्राइब बाय सर जॉन सैलमन, ठीक है। सर जॉन सैलमन ने इसको क्या है डिस्क्राइब किया है अच्छे से, ठीक है। किसने, सर जॉन सैलमन ने, ठीक है। यानी इसका स्कोप को बताया किसने है, सर जॉन सैलमन ने। अब सर जॉन सैलमन ने ये लिखा है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, नोर इट इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। यानी उन्होंने 2 पॉइंट ऑफ किए हैं कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स किए थे, क्या ये सभी एग्रीमेंट क्या बन के आ रहे हैं इसमें, जैसे सोशल भी किया था, डोमेस्टिक भी किया था, क्या ये सभी एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मैंने बताया था कंसाइडरेशन कुछ में नहीं थी, लीगल रिलेशनशिप सिर्फ कमर्शियल जो हमारा था उसमें थी। तो क्या जो सोशल एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स किए हैं हमने, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जी नहीं। यानी उनका बोलना ये है कि अकॉर्डिंग टू जॉन सैलमन के कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो एग्रीमेंट्स नहीं होते, यानी जो एग्रीमेंट अनुबंध होते हैं, यानी जो अनुबंध है, यानी जितने भी आप ठहराव कर रहे हो, जितने सारे ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आया है पॉइंट कि जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट्स होते हैं सारे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जितने भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, क्या वो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, वो सभी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं।
एक तो ये कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द वोल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है, या द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द वोल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट इसमें ये बताया है, 2 इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट दिए हैं सैलमन ने। फर्स्ट है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is not the whole law of agreement, ठीक है। The law of contract is not the whole law of agreements, कि अनुबंधों का कानून ठहराव का संपूर्ण कानून नहीं। अनुबंधों को कानून, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंधों का कानून, ठहरावों का संपूर्ण कानून नहीं है। यानी जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जितने भी हम एग्रीमेंट करते हैं, उन सारे एग्रीमेंट को क्या हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? जी नहीं। अमूनी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं जिसमें कंसाइडरेशन हो, ऑफर एक्सेप्टेंस हो, कंसाइडरेशन हो और क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अगर उससे पता चल रहा है कि अगर हम एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट वही एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। और इसी में यही बोला गया है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। तो अनुबंधों का कानून ठहरावों का संपूर्ण कानून नहीं है, इसमें यही बताया गया है। This is true because the law of contract applies to only those agreement which give rise to legal obligation between the parties, यानी जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती हो, यानी लीगल रिलेशनशिप हो, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो लीगल ऑब्लिगेशन मतलब वैधानिक दायित्व, कि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लीगल ऑब्लिगेशन जिस कॉन्ट्रैक्ट में है, जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब लीगल रिलेशनशिप है, यानी अगर आप वो एग्रीमेंट यानी ठहराव पूरा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, केस दायर हो सकता है। तो वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। इसलिए सभी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। The law of contracts does not apply to those agreements where the parties do not intend to create legal obligation. Social, domestic, political are the agreements where it is usually presumed that the parties do not intend to create legal obligation unless otherwise intention is shown, ठीक है। यानी जैसे जो भी हम डोमेस्टिक, पॉलिटिकल, सोशल एग्रीमेंट्स करते हैं, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती ही नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल में कि क्या लीगल रिलेशनशिप होगा, जैसे चाय वाला जो केस बताया था, अगर उसका फ्रेंड उसको चाय पे ना बुलाए तो क्या वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? जी नहीं, ठीक है। क्या पत्नी अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जी नहीं, डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये जो आपके एग्रीमेंट्स हैं इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो रही है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ये नहीं बन जाता, ठीक है। तो सैलमन के अकॉर्डिंग कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको बोला जाएगा, उसी एग्रीमेंट्स को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्या करे? क्रिएट करे, ठीक है। तो ये इसका था। जो सेकंड इसका पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।